So this is the second lecture in the Polity 350 and why we are discussing the polity I have told you already that कि अगर पॉलिटी में आपकी एक्यूरेसी कम होनी ही नहीं चाहिए. इट इज़ ट्रू दैट कि पॉलिटी से जो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ रहे थे उसमें कुछ कम हुए हैं. 3 से 4 क्वेश्चन अब आउट ऑफ लक्ष्मीकांत आ रहे हैं लास्ट 3 years में. बट यू हैव टू be very very accurate in the polity and your accuracy in the polity should be more than 95%. okay, so doesn't matter कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं पॉलिटी में, बट आपकी पॉलिटी में एक्यूरेसी नहीं कम होनी चाहिए. जो एक्यूरेसी पॉलिटी में लोगों की 2018-17 में थी या 19-20 में थी वही एक्यूरेसी आपको बनाए रखनी है, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन दे सकता है. तो आपको पॉलिटी में भले पॉलिटी हार्ड हो रही है, लेकिन अगर आप पॉलिटी का जब आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन यूपीएससी में, तो ये आपको माइंड में रखना है कि आपका एक से ज़्यादा क्वेश्चन में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए और एक से ज़्यादा क्वेश्चन में कोई रिस्क का मैटर होना ही नहीं चाहिए पॉलिटी के सेक्शन में. ओके, और इसी को इंश्योर करने के लिए हम ये एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं. नहीं तो पॉलिटी में तो हर कोई मास्टर होता है. देयर इज नो एनी कन्फ्यूजन दैट कि इफ यू आस्क एनी स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी ही विल से दैट कि द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द प्रीलिम्स इज द पॉलिटी. ओके, बट व्हेन वी गो फॉर द एग्जामिनेशन, when we go in the sitting of the prelims, then 3 to 4 क्वेश्चन का मार्जिन हो जाता है, या 2 से 3 क्वेश्चन का भी अगर हमने रॉन्ग मार्जिन ले लिया तो वो हो गए 6 to 7 मार्क. ओके, जो हमारा लॉस हुआ, और इतना तो लॉस हुआ, फिर निगेटिव जो आप गए 4 मार्क्स तक, तो इसका मतलब टोटल 10 मार्क का आपने मार्जिन क्रिएट कर दिया. तो ये मार्जिन आपको नहीं रखनी है. ठीक है, अगर आपको पॉलिटी में इशू होगा, इट इज 100% श्योर कि चाहे जितना आप पढ़ लो, देयर वुड बी इशू इन द पॉलिटी एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन, बट योर एक्यूरेसी शुड बी 95%. ओनली 1 क्वेश्चन यू कैन टेक अ लिवरेज. ओके, तो ये कभी नहीं भूलना है पॉलिटी में. तो ये डॉक्यूमेंट जो सौरभ सर ने क्रिएट किया है पॉलिटी 350, जो कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, ये एनसीईआरटी हो गए आपके, एनसीईआरटी होगा या लक्ष्मीकांत के जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए, या फिर कोई साइट पे जो कॉन्सेप्ट है. मैंने देखा इस डॉक्यूमेंट में जो डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है प्रीलिम्स में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेट, तो नेशन. तो ये सब जो डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपके लक्ष्मीकांत में नहीं आते. तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, और इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ जबकि व्यूज भी नहीं आ रहे. ठीक है, तो मैंने पहले लेक्चर में अराउंड 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था. तो ये है आपका सेकेंड लेक्चर. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 40 से आगे. देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको बता ही रहा था कि जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि one minute, not this question is also right, but see that question. It is saying which of the following is the most appropriate definition of limited government. ये कितनी बार पीवाईक्यू में आपके आ चुका है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप ये देख लेना. सी होता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स the government which are limited by the rules and regulation of the constitution. Okay, and this concept leads to the concept of the constitutionalism. Okay, तो limited government का यही मीनिंग होता है. ठीक है, अब 44 पर चलते हैं डायरेक्ट. 44 नहीं 41 पे, क्योंकि 40 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था. अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया which of the following best. ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूपीएससी भी यूज करता है, क्योंकि वो आपका नॉलेज चेक करना चाहता है कि क्या आप हायरार्की ऑफ मैटर्स यूज कर सकते हैं, क्या आप अपने नॉलेज जो भी आप जानते हैं क्या आपको उसमें हायरार्की दिखा सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन बेटर है, कौन थोड़ा उससे खराब है. तो ये भी यूपीएससी चेक करता है. तो कहते हैं कि which of the following best resembles to the idea of socialism. तो जब हम आइडिया ऑफ सोशलिज्म की बात करते हैं तो द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज द कमिटमेंट टू अ वेलफेयर स्टेट. तो सोशलिज्म क्या करता है, कमिटमेंट करता है टू द formation of welfare state, and in this era the welfare state, when the welfare state will be formed, when there is a rule of law which called upon the betterment of all. Okay, if there is a rule of few people, then welfare state concept will be not fulfilled. If it is the rule of all, then also the welfare state would be not confirmed. So if there is a only rule of law which can confirm this socialism, okay, and socialism is also mean that social ownership ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये बहुत ओल्ड डिफिनीशन जो आप कह सकते हैं वो होती है, बट अगर न्यू कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं सोशलिज्म, तो हम कहते हैं कि द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, एंड द वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल इन द डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 to 51 ऑफ. ओके, सो ये जो प्रोविजन है, जो डीपीएसपी का प्रोविजन है, वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है. और वेलफेयर स्टेट कब होगा, जब रूल ऑफ लॉ होगा, जो सबके अच्छाई और भलाई की बात करें. ओके, तो बी इज करेक्ट. ओके, फिर 42 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
Constituent Assembly acted as a provisional parliament till 1952. Okay, so this is correct because the Constituent Assembly formed under the Cabinet Mission Plan of 1946. Okay, Constituent Assembly formed for the drafting the Constitution or forming the Constitution, and the Constituent Assembly have two role. फर्स्ट रोल तो यही था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना है, इनेक्ट करना है, एंड द सेकंड रोल इज दैट द पार्लियामेंट एक्ट एज अ पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट. ओके, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया. तो इसके दो रोल थे, एक एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन एंड सेकंड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यू कैन से दैट, टू फॉर्म द लॉज. ओके, सो दिस इज ट्रू. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे भी काम कर रही थी टिल 1952 व्हेन द नेक्स्ट इलेक्शन हेल्ड. ओके, सेकंड इज सेइंग द लॉ टर्म पे फोकस करना. द लॉ पास्ड बाय द प्रोविजनल पार्लियामेंट enjoy the status of constitutional provision. No, if the Constituent Assembly worked as a provisional parliament, then the law passed by the Constituent Assembly would be comes under the legislative or legal status, not as a constitutional provision. So this is the, you can say, the legislative provision. Okay, जब पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगा, जब पार्लियामेंट के जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगा, तो जो लॉ पास होंगे वो लीगल स्टेटस का होगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा उसका. ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल. थर्ड कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेक्टिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ. दिस इज करेक्ट इफ यू विल रीड दैट. सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैव रेक्टिफाइड द कॉमनवेल्थ मेंबरशिप. फोर्थ कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. दैट्स आल्सो करेक्ट. सो द 22 जुलाई याद रखना, क्योंकि अगर आप 2024 का कोई पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें डेट भी पूछने लगे हैं. तो 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ कि हमने नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया. ठीक है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947. तो ओनली 3 स्टेटमेंट सही थे इसमें. फिर तो 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग. देन वन मोर थिंग यू विल रिमेंबर दैट द 24 जनवरी 1950 इज वेरी इंपॉर्टेंट for the Constituent Assembly. On this day, this is the last session of the Constituent Assembly first, and on this day the Constituent Assembly adopted the national song and national anthem. So both are adopted on 24 January 1950. Okay, and this is the same day when the first president, that is Rajendra Prasad, was elected. Okay, so president as a provisional government or provisional parliament president, so Rajendra Prasad was elected as a first president on same day. And one more thing is that if we talk about the national anthem, I have told you national anthem very important. The first time national anthem is sung, और पहला बार कहाँ गाया गया था, तो कोलकाता का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, जब 27 दिसंबर 1911 को फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम जो है वो गाया गया था. तो आप इतना ही याद रखेंगे कि कलकत्ता के सेशन में 1911 में फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था. और अडॉप्ट कब किया गया नेशनल एंथम है वो है 24 जनवरी 1950 को. अच्छा, एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं, इस पे आपको यूपीएससी ट्रिक कर सकता है. अभी तक जो कहा वो आप याद रखना कि नेशनल एम्बलम जो है वो अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950. नाउ द क्वेश्चन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल एम्बलम इज अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और द पार्लियामेंट, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंडेड द लास्ट सेशन ऑन द 24 जनवरी itself. So the national emblem is adopted by the parliament, not by the constituent assembly. This thing you will remember that. Okay, and the same thing applied on the national calendar, which are adopted in 1957. So it is also not by the constituent assembly but by the parliament. Okay, तो ये आप याद रखेंगे. Please do remember these things. Don't forget in any things. And 26 जब मैं बात कर रहा हूँ कि 24 जनवरी 1950 की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इट इज अ लास्ट डे और लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, सो ऑन दिस in this last session total 284 member who was signed in the draft of the constitution. So only 284. तो ये भी आप याद रखेंगे, नंबर you will remember that, do not forget the number. Okay, and you know the very well, जो इस बार 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था. So आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि इनेक्ट में अडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्फोर्स कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट गॉट इन्फोर्समेंट और कम इन्फोर्स्ड इन द 26 जनवरी 1950. ओके, सो यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स. तो इसमें मैंने बहुत बता दिया, आपको इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं. 43 के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
Okay, so it was constituted roughly on lines of cabinet mission proposal 1946. I had told you already, so it is correct. Cabinet mission proposal is about the formation of the constituent assembly. Okay, करें कि the authority of the constituent assembly comes from the procedure adopted to frame the constitution. No, आप जब पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो क्या लिखा होता है? Be the people of India having solemnly to resolve. Okay, तो be the people means the authority to from the to frame the constitution it comes from the peoples, not from the any procedure. तो it is incorrect. Okay, थर्ड कह रहे हैं कि only one provision in the constituent assembly passed without any debate. This is correct, and that the was the provision is the universal adult suffrage. means एक लीगल एज के बाद सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को इलेक्ट करने का अधिकार है. ठीक है, सो वन एंड थर्ड इज करेक्ट. तो ओनली टू स्टेटमेंट. ओके, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एक ऐसा प्रोविजन है जिसपे कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं हुआ था, लोगों ने विदाउट एनी अपोजिशन अडॉप्ट कर लिया था. ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं. 1 मिनट प्लीज. 44 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन कंसिडरेशन, आप कह सकते हैं कि मेन जो उसका थॉट था, मेन जो टेक्स्ट था, या मेन मीनिंग था, या मेन फिलोसफी थी, वो क्या थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की. ओके, या मेन पॉइंट क्या थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में. सो फर्स्ट हम जहां देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द प्रीडिसेसर ऑफ द प्रियम्बल. तो प्रियम्बल आने से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वही थोड़ा मतलब चेंज करके प्रियम्बल बन गया है. तो जब हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि इट इज प्रपोज बाय द जवाहरलाल नेहरू जी इन द सेकेंड सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सेकेंड सेशन दैट इज 13 दिसंबर इन 1946. तो फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर को. ये सब आपको याद होना चाहिए. तो 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या था कि हाँ, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मेन गोल है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने का. तो ये प्रपोज किया गया सेकेंड असेंबली में ही. ठीक है, फिर क्या हुआ? 26 नवंबर द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949 द प्रियम्बल इज अडॉप्टेड. सो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल इज अडॉप्टेड एट द लास्ट ऑफ योर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द लास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज करेक्ट. प्रियम्बल पहले ही नहीं ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज एडेड एट द लास्ट, और सबसे लास्ट में ऐड किया गया. तो ये दिखाता है कि यस, प्रियम्बल इज द होल समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो ये आप याद रखेंगे. तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, प्रपोज किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर 1946 को. ठीक है, और इसका जो ड्राफ्ट रहने दीजिए, नहीं याद होगा तो इतना ही याद कर लीजिए इसमें. ठीक है, अब हम देखते हैं. फर्स्ट कह रहे हैं कि ऑल पीपल शेल बी गारंटीड विद द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. अभी भी हम जब प्रियम्बल देखते हैं तो उसमें ये प्रोविजन है. ठीक है, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. सो दिस इज करेक्ट. दिस आर द मेंशन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आल्सो. फिर 2 कह रहे हैं कि इंडिया शुड बी प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. दिस इज आल्सो मेंशन इन द प्रियम्बल. नाउ दिस प्रोविजन यू कैन से रिलेट विद द आर्टिकल 51. देखिए, जो मैं आर्टिकल बताता हूँ याद करते रहना. ये आर्टिकल 51 कई बार पूछा गया कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर at the international levels. So it is the DPSP now. So these both are that time in the objective resolution. एक मुझे पॉइंट जो लगा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में प्रियम्बल से बहुत अलग था, एक तो ये अलग था 2 वाला, और एक वो अलग है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज आल्सो टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स. सो ये अभी आप प्रियम्बल में देखेंगे तो नहीं है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये पार्ट था उसका. तो ये आप याद रखेंगे. बाकी अगर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के क्या मेन पॉइंट थे, तो जितना आपको प्रियम्बल में दिख रहा है वो सब आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भर देना है, और ये 2 पॉइंट भी. ठीक है, तो यहां पर आप सी कह सकते हैं. ओके, दोनों सही है. फिर 45 कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज सेइंग दैट द मेंबर्स ऑफ द असेंबली were elected on the basis of universal franchise. We know that clearly that the constituent assembly members were not universally elected. They comes from they are the representative of the princely states and the representative of the provincial government. So each provincial government has elected one person in the constituent assembly, and each princely state also one person or one representative in the constituent assembly. So the member of the constituent assembly are not chosen directly by the people through the universal franchise, and even the person which were representative of the provincial assembly, they were also not chosen by the यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. तब वो क्या था कि केवल 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, तो यूनिवर्सल की बात ही नहीं हो सकती यूनिवर्सल वोट की. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका.
फिर कह रहे हैं कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉमिनेटेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नो, नॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड द nominated the member of the constituent assembly. तो नॉट ब्रिटिश बट द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जो किंग क्वीन या जो भी होते थे. ठीक है. फिर थर्ड कह रहा है कि द असेंबली कॉम्प्रोमाइज या असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी. दैट्स ट्रू. असेंबली इवन द वी टॉक अबाउट द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर फ्रॉम द belong from the national congress, and the national congress is itself is very diverse body. So yes, national congress represent even the, and फिर representative of princely state is also showing the diversity in the constituent assembly. So third is correct. तो यहाँ पर ओनली हमें थर्ड करेक्ट मिला है. ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे. तो वहां पर ओनली वन सही होगा, ये आप मान लेना अपने अकॉर्डिंग. देखिए अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, बट इट इज माई फीलिंग दैट कि दिस टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स. ओके, सो नाउ वी विल सी दैट. सो कह रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द 1 मिनट, कह रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द टू कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. और कह रहे हैं कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेटी, देयर आर वेरियस कमेटी फॉर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दे हैव डिफरेंट वर्क टू डू. तो कमेटी, हर कमेटी का सेपरेट वर्क था. जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हेडेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. द वर्क इज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दीज वर द कमेटी विद द स्पेसिफिक एक्शन और स्पेसिफिक वर्क. तो अगर मैं ये आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप हर कमेटी के हेड को याद रखें, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट द 8 मेजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट देयर वर 8 मेजर कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड आई विल टेल दैट ऑल 8 एंड वेरी इजिली यू रिमेंबर दैट ऑल ऑफ देम. तो फर्स्ट मैं बात करूंगा जवाहरलाल नेहरू जी की. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एंड यू विल एड दैट विद द यूनियन पावर कमेटी. ओके, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस यूनियन पावर कमेटी, 2 कमेटी हो गए, एंड वन मोर कमेटी यू विल एड दैट इज स्टेट्स कमेटी, स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. So these 3 committees chairman was the Jawaharlal Nehru ji, Pandit Jawaharlal Nehru. So union committee, state committee, union power committee. Now easily you can remember that. Then Dr. B.R. Ambedkar, we know easily that he is the member, he is the chairman of the drafting committee. And now your homework is that you will remember all the member of the drafting committee. Okay. Now if we talk about the Sardar Vallabhbhai Patel, very important person in the Constituent Assembly. So he was the chairman of the provincial constitution committee. तो provincial constitution committee plus advisory committee on fundamental right and minorities. So 2 आप याद रखेंगे. प्रोविंशियल तो आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल था सभी प्रिंसली स्टेट को, प्रोविंसेस को एक साथ लाना. तो प्रोविंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, ये आप याद रख सकते हैं. फिर ये आप याद रखिए एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी के भी चेयरमैन क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. तो अब तक हमने कितने कमेटी देख ली, 5 कमेटी देख ली. नाउ वी हैव टू रिमेंबर 3 मोर कमेटीज. ओके, सो हम देखते हैं 3 मोर कमेटीज क्या थे. सो नाउ 1 मिनट, द नेक्स्ट इज यू नीड टू रिमेंबर. नो, वी हैव सीन द हाउ मेनी कमेटी, 2 कमेटी हियर वी हैव सीन, 3 कमेटी हियर 3 and 2 5 and 1 here 6. तो 6 कमेटी वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. नाउ द वी टॉक अबाउट द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी. ओके, तो इनको भी आप याद रखेंगे. तो ये 2 कमेटी को ये चेयरमैन थे. कौन कौन सी, रूल ऑफ प्रोसीजर. तो आप ये कैसे याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट दैट टाइम, तो ही हैज टू मेंटेन द रूल्स एंड प्रोसीजर. तो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी इज हेल्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड वन मोर इज स्टीयरिंग कमेटीज. तो स्टीयरिंग कमेटी चेयरमैन इज ऑल्सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो दीज 2 यू विल रिमेंबर दैट. ओके, तो पूरा 8 कमेटीज हो गया. नाउ वी विल सी दैट कि कौन कौन से हैं. तो मैं इनका बता चुका, इसका बता चुका. फिर आप एक पॉइंट आप मेरे लिए याद रखेंगे कि पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो हाउस कमेटी के चेयरमैन थे. अगर याद हो जाए तो याद रखना, लेकिन अगर ये नहीं याद होता तो आई एज्यूम दैट यू विल रिमेंबर दैट कि एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप के चेयरमैन जो थे वो थे बी वर्धाचारी. और ये नाम आप याद रखेंगे, बी वर्धाचारी, बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, फिर भी ये चेयरमैन थे एडहॉक कमेटी के. और जो मैं ये कमेटी बता रहा हूं, जैसे एडहॉक कमेटी हो गया, हाउस कमेटी हो गया, दीज आर द कमेटी अंडर द माइनर कमेटी. मेजर कमेटी हमें देखे थे आर द माइनर कमेटी. तो मैं ये एक चाहता हूं कि आप इनका नाम याद रखें, क्योंकि बी वर्धाचारी इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट बिकेम द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप. ओके, आई होप यू विल रिमेंबर बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट. तो वहां पर मैं बता दिया, अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लेना क्या सही क्या गलत. 47 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू प्रीएम्बल.
प्रियम्बल के बारे में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आ रहे हैं, प्रियम्बल पर पहुंच चुके हैं। कह रहा है कि प्रियम्बल में भी इन्वोक्ड मीन्स यूज आप कह सकते हैं, या रेफर्स कह सकते हैं, ठीक है, समझ लेंगे। तो प्रियम्बल में भी रेफर्स टू डिटरमाइन द एम्बिट मीन्स एरिया ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। दैट्स ट्रू, ये सुप्रीम कोर्ट का ही स्टेटमेंट है कि वी कैन यूज प्रियम्बल और वी कैन रेफर प्रियम्बल टू डिसाइड द एनी प्रोविजन और टू इंटरप्रेट द एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज करेक्ट, ओके। फिर ये कह रहे हैं कि प्रियम्बल, ये सही है, कह रहे हैं कि प्रियम्बल वाज पुट टू वोट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय अ मोशन व्हिच सेड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही वोट किया था प्रियम्बल पर और उन्होंने कहा था कि ये पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर भी उसके बाद हमको पता है कि बेरुवरी इंडियन केस जब आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है और उसमें इसी पॉइंट को डिटरमाइन करके वो कहते हैं कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन but it is not enforceable, it is not justiciable, it not confers the power to government or neither it limit the power of the government, okay। so ये आप याद रखेंगे। तो both of the statement in case are correct। फिर 48 is saying that कि which of the following comes under the ambit word socialism added in the preamble। 1 minute please give me, okay। so देखते हैं, वो वॉइस आ रही थी बाहर से तो मैंने बंद कर दिया था। Which of the following, 1 minute please, which of the following comes under the ambit area of word socialism added in the preamble। तो we know that कि 3 word the preamble, first of all preamble is only amended once, okay, and that is the 42nd constitutional amendment act 1976, and 3 word added in the preamble, that is socialist, secular and integrity। तो these 3 word were added, okay, इन 3 और शब्दों को जोड़ा गया उसमें, ठीक है। फिर तो सोशलिज्म जो वर्ड एडिट किया गया प्रेम्बल में, तो वो कह रहे क्या क्या इंक्लूड करता है। तो अब यहाँ आपको देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल डिफाइन नहीं करता कि यहाँ जो प्रेम्बल में वर्ड मेंशन है उसका क्या मीनिंग है, बट यहाँ हम आप क्या लेकर चलेंगे कि सोशलिज्म मीन्स व्हाट, टू स्टेब्लिशिंग द वेलफेयर स्टेट। में मैंने वहां पर ही आपको बता दिया था कि सोशलिज्म इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट इज दैट कि द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। नाउ द व्हाट एवर द प्रिंसिपल ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज be seen in the DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेंशन द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। नाउ जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा सोशलिज्म का मीन्स, ओके। करें द इक्वल पे फॉर इक्वल, आर्टिकल 39 टॉक अबाउट द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन एंड वुमेन बोथ, सो दिस इज करेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशलिज्म, पार्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। देन कह रहे हैं स्टेट ओनरशिप ऑफ एनी इंडस्ट्री, मीन्स कह रहे हैं कि सारी प्राइवेट इंडस्ट्री भी कोई स्टेट ही हेल्ड करेगा। तो इट इज नॉट अ, यू कैन से दैट कि नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, कि हाँ टोटल ओनरशिप स्टेट के पास चली जाती है, ठीक है। तो 2 इज इनकरेक्ट। फिर 3rd इज सेइंग दैट डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट अगेन आर्टिकल 39, ओके। सो दिस इज पार्ट ऑफ कि हाँ एक अच्छी लिविंग ऑफ लाइफ होनी चाहिए हर सिटीजन के पास। तो 3 इज करेक्ट। करेक्ट, रिड्यूस इन इक्वलिटीज, आर्टिकल 39 क्लॉज सी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज बी। What they say of the DPSP that Article 39 say that government should ensure or government shall ensure that the concentration of wealth should not fall only in the few hands, and that Article 39 clause B is saying that government should ensure the equal distribution of wealth of community, okay। so 39 and 39 clause B inequalities को reduce करने की बात कर रहा है, welfare state socialism। तो ये भी, तो 1, 3 and 4, तो 1, 3 and 4 फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। हैव यू गॉट माई पॉइंट, ओके। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रियम्बल, अगेन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज सेइंग इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन and evaluate any law and action of the government. Of course, Supreme Court is itself held that we can use preamble to examine any law of the government, the constitutional validity of the law of the action of the government, or constitutional validity of the constitutional amendment of the government. So this is the Supreme Court word. Okay, the preamble has been amended only once so far. I already told you the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 is the only time when the preamble was amended. Third is saying the preamble was enacted by the Constituent Assembly. That's also true. Okay, that's also true. Preamble was enacted, adopted by the Constituent Assembly. So preamble first introduced, I told you, 13 December 1946 by the Pandit Jawaharlal Nehru and adopted on the same day of the adoption of the Constitution. Now you will comment that day. So all 3 are correct in this. Okay, so all 3 will be correct, C option. फिर कह रहे हैं कि 50 with respect
to the preamble to the Constitution of India, consider the following statements. करेंगे द preamble is a source of power to legislature. I already told you that कि preamble is a neither source of power to the legislature or nor it limits the power of government or legislature. So हिंदी में बोलूं तो preamble ना पावर देता है ना गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशन लगाता है. Preamble is not justiciable, okay, but it is a part of constitution. So this is incorrect. करें कि it was adopted on January 26, 1950. I told you कि preamble is adopted on 26 November 1949. Okay, the day of adoption of the constitution. So this is incorrect. Okay. Now third is saying it is a part of constitution. Yes, in Kesavanand Bharati case, Supreme Court held that कि preamble is a part of the constitution, so it can be amended by the parliament. So third is correct. फिर करें कि fourth कह रहा है it plays an important role in the interpretation of statutes and provision of the constitution. Same word used by the Supreme Court. So Supreme Court has said that कि we can use preamble to interpret the any law of the government or the constitutional provision. So 3 and 4 are only correct. तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा. अच्छा ये स्टेटमेंट 1 ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 में एक आपको मतलब आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी भी है कि अगर 1 2 3 4 है तो अगर आपको लगा कि 2 भी गलत है 3 भी गलत है तो हो सकता है कि ये दोनों गलत ना रहे हो, ये गलत रहा हो ये गलत, फिर भी 2 स्टेटमेंट ही आएगा सही. मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप मतलब गलत स्टेटमेंट से भी सही आंसर ला सकते हैं. ठीक है. 51 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग. करें कि हाउ मेनी above are mentioned in the preamble or to the Constitution of India. My request to you that कि you will remember the every word of the preamble like a ratta. जैसे कि be the people of India having solemnly to resolve to constitute India into sovereign socialist democratic republic. ओके तो ऐसे आपको हर वर्ड याद रखना है. ठीक है पूरा. तो कह रहे कि कंसिडर द फॉलोइंग above are mentioned in the preamble. कौन कौन से mention? आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट. जब मेंशन की बात करेगा कि प्रेम्बल में तो टेक्स्ट की बात यहां पर करेगा, आइडिया की बात करेगा तो ओवरऑल आइडिया की बात करेगा. तो जब मेंशन की बात करते हैं तो कहीं पर भी आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा. फिर लिबर्टी ऑफ वर्शिप. यस दिस इज मेंशन. व्हाट दे मेंशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. सो इन दीज ऑल एरिया लिबर्टी वुड बी प्रोवाइडेड. सो आप ये जो क्रोनोलॉजी या आप ये जो कौन सा टर्म पहले है कौन सा बाद में ये भी याद रखेंगे. तो पहले थॉट है फिर एक्सप्रेशन है फिर बिलीफ है फिर फेथ है फिर वर्शिप है एंड दीज आर लिबर्टी वुड बी प्रोवाइडेड. फिर करें इन्वायरमेंट जस्टिस. देयर इज नो अबाउट द इन्वायरमेंट जस्टिस कहीं भी मेंशन नहीं है प्रेम्बल में. तो 2 करेक्ट है. फर्स्ट इनकरेक्ट है एंड थर्ड इज इनकरेक्ट. बट जस्टिस इज प्रोवाइडेड इन द प्रेम्बल एंड दैट जस्टिस इज अबाउट द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल. यहां पर भी आप ये सही क्रम में याद रखेंगे. ठीक है. सो दीज 3 टाइप ऑफ जस्टिस इज प्रोवाइड बाय द प्रेम्बल. फिर इकोनॉमिक लिबर्टी. नो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं था इकोनॉमिक जस्टिस था हमने अभी देखा तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर कह रहे हैं सेकुलर स्टेट्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सोशलिस्ट सेकुलर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो सेकुलर स्टेट प्रोवाइड करता है. तो 1 and 2 आर ओनली करेक्ट. नहीं सॉरी 5 and 2 आर ओनली करेक्ट. तो ये आप याद रखेंगे. तो कितने स्टेटमेंट हो गए? ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है. तो ये आप प्रेम्बल का वर्ड बाई वर्ड याद रखेंगे कि क्या क्या उसमें मेंशन है. फिर 52 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट ऑफ द यूनियन. ओके दैट्स इज करेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 3 because in the under article 3 parliament can even cut the entire state or entire area of state to form a new state. So there is no territorial integrity for the state. तो state have no territorial integrity. तो पार्लियामेंट विथ ऑन देयर विशेष अपने मन से किसी भी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज कर सकता है डिक्रीज कर सकता है 2 भाग में कट कर सकता है. ठीक है. तो इट इज अ विश ऑन द पार्लियामेंट. ओके बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट. तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू डिमिनिश इंक्रीज कट और एड टू टेरिटरी टू फॉर्म द स्टेट और इवन ये पॉइंट यहाँ पर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट. तो ये स्टेट की पावर नहीं कि वो अपना नाम चेंज कर सके, ये भी पार्लियामेंट की पावर है कि स्टेट का नेम चेंज करना है कि नहीं. ठीक है. तो ये आप दोनों याद रखेंगे. और कोई भी ऐसा बिल जो स्टेट को इन मैटर से आर्टिकल 3 में जो भी मैटर है उनसे रिलेटेड होगा वो बिल प्रायर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है उस बिल में. तो दैट टाइप बिल्स कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बिफोर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो यू नीड टू रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिड्यूस द बिल फॉर द इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द स्टेट और चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट. एंड
प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट विल सेंड दैट बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट हु इज गोइंग टू इफेक्टेड एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली व्यूज ऑफ दैट स्टेट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। वो अगर कहता भी कि हाँ हमारे स्टेट को मत तोड़ के अलग करो या हमारे स्टेट की एरिया डिक्रीज इंक्रीज ना करो, तो उससे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, वो फिर भी कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एंड मोर ओवर वन मोर थिंग यू रिमेंबर दैट कि दीज टाइप ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एरिया और आर्टिकल 3 के अंडर जो भी चेंजेस आएंगे वो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से ही पास किए जा सकते हैं पार्लियामेंट में। देयर इज नो नीड टू इवन स्पेशल मेजोरिटी। कि मतलब कितना हंसी की बात है कि स्टेट को काट के अलग कर दे पार्लियामेंट, 2 भागों में बांट दे, 4 भागों में बांट दे, या 2-4 लोग और टेरिटरी को जोड़ के स्टेट बना दे, और वो सारा काम वो पार्लियामेंट कर सकता है सिंपल मेजोरिटी से। मतलब स्टेट की कोई इज्जत ही नहीं। ठीक है, तो ये आप सारे पॉइंट याद रखेंगे, तो सी इज करेक्ट। 53 कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट वही आर्टिकल 3 की बात कर रहा है ना। कह रहा है कि एनी स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। मैंने ये बताया ना, किसी भी स्टेट की एरिया को डिक्रीज करना हो या कन्वर्ट करना हो 2 न्यू स्टेट में, या फिर उनके 2 न्यू स्टेट को जोड़कर एक स्टेट बनाना हो, तो इन सभी में पार्लियामेंट के पास विदाउट कंसेंट, मतलब इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के कंसेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू मांगा जाता है, उसका मतलब उसका व्यू माना जाता है कि वहाँ उसका क्या मन है, फिर भी उसका मन क्या है उस पर कोई पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर का कुछ भी मन हो, पार्लियामेंट चाहेगा तो काट के अलग कर देगा, ठीक है। तो इट इज करेक्ट। और ये याद रखना कि कन्वर्ट द मतलब पूरे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकता है, और हमको पता है यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट कंट्रोल द सेंटर, अंडर द सेंटर। तो ये थोड़ा मतलब ये प्रोविजन जो है मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिटरी बायसनेस दिखाता है ना कि हाँ किसी भी मतलब पूरे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकते हो। यूनियन टेरिटरी बनाने का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा स्टेट सेंटर के अंदर चला गया, फिर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का क्या होगा ना। तो उस पर मुझे लगता है कि डिसीजन आएगा भी। तो ये लेकिन अभी करेक्ट, अभी का जो जब से जम्मू कश्मीर का ऐसा हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सही है, सेंटर कर सकता है कुछ भी ऐसा, पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 3 के अंदर, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एनी स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। विदाउट द रिकमेंडेशन, मैंने कहा था जब आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी बिल जब आर्टिकल 3 के अंडर स्टेट को अफेक्ट करने वाला पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का जरूरी है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, विदाउट रिकमेंडेशन नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के। तो 1 ओनली आर करेक्ट। फिर 44 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेंगे ये भाई यहाँ पर जो अभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जितना मैं बताऊंगा उतना याद कर लेना। उसके बाद अभी ना क्वेश्चन इतना पूछे हैं ना पूछने का चांसेस भी लग रहा है, बट हाँ थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर अभी देखें, इस पे हो गया सिटीजनशिप पे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता नहीं, यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं बहुत डीपली, ठीक है। देखते हैं, करेंगे द जेबीपी कमेटी। जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 मेंबर की कमेटी की वाज सेटअप टू स्टडी द रिकमेंडेशन ऑफ द धार कमेटी। तो दीज बोथ आर द कमेटी टू स्टडी द क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक लाइन। तो उसी के पर स्टडी के लिए थे, तो फर्स्ट इज करेक्ट, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। फिर कह रहा है कि द जेबीपी कमेटी डिड नॉट एडवोकेट फॉर द लार्ज स्केल लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, इट डिड मेक स्पेशल मेंशन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये सही है, लिंग्विस्टिक लेवल पर उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बट उन्होंने आंध्र प्रदेश को कहा कि हाँ ठीक है इनको कर दो। फिर कहते हैं द धार कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी। तो ये तीनों करेक्ट है इसमें, ये याद रखेंगे आप, बाकी मुझे कुछ इसमें नहीं बताना है एक्स्ट्रा, ठीक है। 55 कह रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहें दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली हैव बीन मर्ज्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। सो दीज वर द टेरिटरी मर्ज्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी, दिस इज करेक्ट। इन 2019 गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया था, ठीक है। तो अभी क्या है 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और दैट इज हैपेंड विद द सिंपल मेजोरिटी। जब स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से, तो यूनियन टेरिटरी तो फुली कंट्रोल है ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आर्टिकल 3 इन पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। और सिंपल मेजोरिटी के अंदर 2 यूनियन टेरिटरी को जोड़ के एक बना दिया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को तोड़कर क्या किया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और एक स्टेट बना दिया। तो पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर कहते हैं सिक्किम हैज बीन एडेड टू इंडियन टेरिटरी बाई स्पेशल मेजोरिटी, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो यू विल रिमेंबर दैट कि सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, so it is added in the India
थ्रू द 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, आप देख लेना, उसके थ्रू स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इनको ऐड किया गया था, ठीक है। बिकॉज आप यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे, बिकॉज जो आर्टिकल 2 है उसमें कहते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, तो सिक्किम हमारे लिए न्यू स्टेट था, और जब हम एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट करते हैं तो हमको शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 दोनों को चेंज करता है। शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का नेम को मेंशन करता है। तो आप जब कोई नया यूनियन टेरिटरी बनाएंगे या स्टेट को एडमिशन देंगे तो शेड्यूल 1 को चेंज करना पड़ेगा। और शेड्यूल 4 इज चेंज दैट कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा, तो इसको भी मैं अमेंड करके उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो ये सिक्किम जो स्पेशल मेजोरिटी से आया था, इतना ही याद रखेंगे तो बहुत है। फिर 1 इज ग्रेट, 2 इज ग्रेट। फिर थर्ड करें, द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन स्टेट डज नॉट रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज आल्सो करेक्ट। इफ यू आर अक्वायरिंग द फॉरेन स्टेट लाइक अ सिक्किम देन योर प्रेसिडेंट रिक्वायरमेंट इज नॉट नेसेसरी, ओके। तो ये आप याद रखिए, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 56 कह रहा है कि which of the following may be impacted because of formation of new state, न्यू स्टेट फॉर्म हुए तो क्या इंपैक्ट होगा। शेड्यूल 1 आई ऑलरेडी टोल्ड, बिकॉज ये इंपैक्ट होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये नेम को मेंशन करता है, हाँ कितने यूनियन टेरिटरी है उनका क्या नाम है, कितने स्टेट है उनका क्या नाम है। तो कोई नया स्टेट अगर आता है, कोई नया स्टेट फॉर्म होता है तो उसके नेम को मेंशन करने के लिए अमेंड करना पड़ेगा शेड्यूल 1 को। फिर शेड्यूल 4 को भी अमेंड करना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो भी नया स्टेट फॉर्म होगा या आएगा उसको राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन देना है, और शेड्यूल 4 बात करता है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन की। देखो यहाँ पर जो मैं शेड्यूल बात कर रहा हूँ भूलना मत, शेड्यूल 4 PYQ में आ चुका है तो ये भूलेंगे नहीं आप। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, क्यों ये भी अमेंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म होंगी एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म होंगी तो इसमें लोकसभा सीट को कैसे चूज होगा या लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ही बोलते हैं, तो इसको भी अमेंड करना पड़ेगा। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। फिर करें आर्टिकल 240, नो दिस इज नॉट नीडेड टू अमेंड, एंड आर्टिकल 3 इज आल्सो नॉट। तो कितने अमेंड करने पड़ेंगे, कौन कौन से प्रोविजन, 1, 2, 3, मतलब नहीं कहाँ है स्टेटमेंट 1, 2, 3, यहाँ पर है, 1 मिनट दिखा दो आपको, सॉरी ये है स्टेटमेंट। फिर 57 क्या कह रहा है कि which of the following came into force on 26 November 1949, that means the date of adoption of the constitution, this is the date of adoption and the enforcement of the constitution is the 26 January 1950। so adoption, जहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तभी कुछ प्रोविजन इन्फोर्स हो गए थे और फोर्स में आ गए थे या फिर लागू हो गए थे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई हो गए थे, सिटीजनशिप, आप ये फैक्ट है याद रखेंगे, सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ हैविंग इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। तो आप याद रखेंगे कि दीज आर द प्रोविजन व्हिच आर इन्फोर्स्ड इवन ऑन द 26 नवंबर। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। आई होप कि आप याद रखेंगे। फिर 58 क्या कह रहा है देखते हैं। 58 इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप इज आर इनकरेक्ट। कह रहे हैं कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। भाई सिटीजनशिप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं यूपीएससी में, तो मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ सिटीजनशिप हमारे इंडिया में कौन सा प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप का, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डबल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड मोर ओवर यू विल रिमेंबर दैट द आर्टिकल 11 इज सेइंग दैट कि ओनली पार्लियामेंट हैव राइट टू मेक लॉज ओवर द सिटीजनशिप रूल्स। तो सिटीजनशिप इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सिटीजनशिप, 5 आर्टिकल से 11 आर्टिकल तक आता है सिटीजनशिप के बारे में। और 9th आर्टिकल ऑफ द, जो 9th आर्टिकल कहता है सिटीजनशिप का, वो कहता है कि इफ एनी सिटीजन हैव वॉलंटरी अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री देन द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया ही विल लूज। तो ये 9 कहता है, 9 आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखो, बाकी भाई नहीं याद होगा मत करना, फिर भी देख लेते हैं। कह रहे कि one can be citizen of India even without having domicile of India, that is correct. How? If citizen is by the registration, if any foreign citizen try to get the citizenship of India through the registration, मतलब फॉर्म फिलअप करके पार्लियामेंट में भेजा, फिर साइन किया गया, फिर वो सिटीजन बना, तो ऐसे में तो उसका कोई डोमिसाइल इंडिया में नहीं है, फिर भी वो सिटीजनशिप उसको मिल गई, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, तो इट इज पॉसिबल। फिर करें सिटीजनशिप एक्ट जो 2003 है, प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप टू प्रोविजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वही बोल देता कि हम भाई ये डुअल सिटीजनशिप वगैरह नहीं मानते, हमें सिंगल सिटीजनशिप को मानते। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन से लाइन में होना चाहिए, वो कंफर्म करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये इनकरेक्ट हो गया, देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप किसी भी लॉ में।
फिर करें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एवरी सिटीजन एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 2003, डेट इज आल्सो इनकरेक्ट। एवरी सिटीजन को नहीं इशू किया जाता, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा था तो दो नॉट करेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द टू गेटिंग द सिटीजनशिप और वेज ऑफ गेटिंग द सिटीजनशिप 4 टाइप्स। पहला, बाई बर्थ आप सिटीजन हो सकते हैं इंडिया के, मतलब आपके मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, आप यहीं पर पैदा हुए तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन वोशन की जरूरत नहीं है, आप सिटीजन बन गए वैसे, ठीक है। आप पैदा हुए इसीलिए सिटीजन है, हमारे आप जैसे लोग स्पेशली। फिर बाई डिसेंट हो सकता है। सेकेंड, बाई डिसेंट मीन्स आपके मम्मी पापा थे सिटीजन बट वो अब बाहर रहते हैं, तो आप अगर बाहर भी पैदा हुए बट आपके मम्मी पापा अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यू आर द सिटीजन, ओके। तो बाई डिसेंट हो गया। फिर थर्ड है कि बाई रजिस्ट्रेशन, थ्रू द रजिस्ट्रेशन, मतलब आप फॉरेनर है बट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इंडिया में, फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर आप सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के। फिर फोर्थ है थ्रू द नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मीन्स आप आ गए हैं इंडिया में, फॉरनर्स हैं, यू आर द फॉरनर्स, यू केम टू इंडिया एंड यू आर रिसाइडिंग इन इंडिया मोर देन 12 years, then you can fill the form and you will be the citizen of India. So these are the 4 ways to get the citizenship in India. You need to remember that, because one concept in the president of India is that कि in India anyone can be, any citizen can be president of India, either it is by birth or through the registration or naturalization. बट अगर हम जब यही बात यूएसए में देखते हैं तो यूएसए में द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए मस्ट बी बाई बर्थ। अगर कोई रजिस्ट्रेशन के तौर पे आए तो वो यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। हैव यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। इसीलिए मैं वो कहा कि याद रखना। फिर 59 क्या कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। करें इट ग्रांट्स इंडिविजुअल ऑफ मेंबरशिप इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी। देखिए सिटीजनशिप, एक मिनट मैं पहले थर्ड स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता दूं। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज करेक्ट। देखिए थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग ऑल सिटीजन्स आर नेशनल ऑफ द कंट्री। तो ऑल सिटीजन्स और वॉट एवर द सिटीजन्स आर नेशनल्स ऑफ द कंट्री, तो ये सिटीजन्स हो गया, ये नेशनल्स हो गया। बट नेशनल्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल द नेशनल्स आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो ये नेशनल, पूरे नेशनल तो सिटीजन नहीं है, क्यों नहीं, अब ये समझते हैं। तो पहली बात ये समझते हैं कि जो सिटीजन है वो एक पॉलिटिकल कनोटेशन है। सिटीजनशिप इज अ पॉलिटिकल कनोटेशन, ओके। तो दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सिटीजनशिप एक मेंबरशिप पॉलिटिकल कम्युनिटी की देता है कि हाँ अब तुम एक स्टेट के मेंबर्स हो, तुम इंडिया एक स्टेट है और इसके मेंबर्स हो तुम, ठीक है। पॉलिटिकली यू आर द मेंबर एंड यू हैव सम राइट्स एंड ड्यूटीज टू, ओके। बट नेशनल्स कौन से होते हैं? देखिए नेशनल्स वो भी हो सकते हैं जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। अगर तुम सिटीजन हो तब तो तुम नेशनल हो ही इन एवरी केस। इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर द नेशनल्स ऑफ इंडिया। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हैव नेशनलिटी ऑफ द सिटी, नेशनलिटी ऑफ इंडिया, बट दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। जस्ट अज्यूम दैट कि जो 2-3 पीढ़ी पहले इंडिया को छोड़कर चले गए, नाउ दे बिलोंग टू इंडियन नेशनल्स, दे आर द इंडियन नेशनल, बट दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। तो नेशनल इज मोर इज अ कल्चरल टर्म, नेशनलिटी इज मोर कल्चरल टर्म, इथनिक टर्म्स, okay, but the citizenship is more political terms like a state and national. State क्या है? more political territories है, political term है। और national क्या होता है, nation क्या होता है, ये more culturally और ethnic shared community होती है। तो इसी तरीके से, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। फिर करें द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस 26 नवंबर होना चाहिए। यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया था कि कुछ प्रोविजन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे। तो 2 इज इनकरेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, ओके, ओनली 2, ओके। थोड़ी हेल्थ खराब है तो वॉइस का थोड़ा देख लेना प्लीज। 60 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI की बात कर रहा है भाई, जो यहां पर दिखे उतना ही याद कर लेना, ज्यादा मैं ना एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि याद करते बैठेंगे, ठीक है। तो जितना यहां पर दिखेगा उतना ही याद कर लेना बस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही कह रहा है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955, दैट इज करेक्ट। फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर द फॉरेन व्हिच आर द मिलिट्री पर्सनल, दैट इज आल्सो करेक्ट। फिर करें अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ पर्सन एलिजिबल टू बिकम इंडियन सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950 आर एलिजिबल फॉर OCI कार्ड। ये मीन्स मतलब जो 1950 में कोई भी पर्सन जो मतलब सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल था, उसके ग्रैंड या ग्रैंड चाइल्ड भी एलिजिबल होंगे आज सिटीजनशिप के लिए। तो ऐसे थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो 1, 2, 3 ये सब याद रखना। फिर अ पर्सन विद द OCI कार्ड इज एलिजिबल टू द प्रैक्टिस मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग इन इंडिया, दैट इज आल्सो करेक्ट। प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है, बट दे आर नॉट इंटाइटल टू वोट बिकॉज द सिटीजन्स इज ओनली। तो 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट। मुझे इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं कि यहाँ पूछेंगे, बाकी अपना देख लेना। फिर कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रिस्पेक्ट टू द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। फिर वही वाले क्वेश्चन, बट हाँ थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। कह रहे कि आर रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड, देखो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल
किस कैसे कहाँ पर मतलब किस एक्ट के अंदर आता है, तो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है उसके अंडर ये इशू किया गया था। फिर कह रहे हैं कि रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड जो RIC होगा विल बी इशूड ओनली टू इंडिविजुअल्स ओवर द एज ऑफ 18। तो इट इज करेक्ट, आप याद भी रखेंगे कि हाँ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड किसको मिलेगा, जो वो इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी एज अबव द 18 है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल है, सिटीजन्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं, मतलब कि सिटीजन और जो नॉन सिटीजन है बस इंडिया का रेसिडेंट है उसको भी नेशनल आइडेंटिटी और रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। टू कह रहे हैं कि इट इज मैंडेटरी कह रहे कि इट इज मैंडेटरी टू इनरोल इन द ENPR दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अमाउंट टू एन ऑफेंस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है गवर्नमेंट। फिर कह रहे हैं रिस्पॉन्डेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तीनों करेक्ट मान लेना, ठीक है। मान लेना कि मतलब करेक्ट ही है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। और वो थोड़ा याद कर लेना, दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप या ब्रेकअप जैसा भी होता है तो वो कर लेना उसके साथ। 62 है कि विथ रेफरेंस टू द सिटीजनशिप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर सिटीजनशिप आ गया, ठीक है, देखते हैं भाई। इन इंडिया बोथ द सिटीजन्स बाई बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यही मैंने बताया था। बट यूएसए में क्या है कि ओनली बाई बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। फिर करें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। यहाँ पर ओनली भी लग जाए तो भी सही है, क्योंकि ओनली पार्लियामेंट हैज पावर विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। फिर 63 देखते हैं। 63 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म सिटीजन। नहीं भाई, जब भी ये कहे डिफाइन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट डिफाइन द टर्म सिटीजन, ठीक है। और ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है कि डिफिनीशन बेस की जल्दी नहीं निकलेगी, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड करें कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। यस, इंडिया में केवल एक सिटीजनशिप और वन डोमिसाइल का ही कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। आपके पास 2 डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं हो सकता, एक ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं ना, वो आपका एक ही हो सकता है। फिर कहें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द सिटीजनशिप ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान 1 मिनट पार्टीशन, तो पार्टीशन के टाइम से जो पाकिस्तान से माइग्रेट होते हैं। तो मैं एक सिंपल टर्म में, आप ये आर्टिकल 6 है जो कहता है, मैं सिंपल टर्म में आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट प्रोवाइड अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप और एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप, बेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप या प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। दीज आर मेंशन इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 अबाउट द टर्मिनेशन एक्विजिशन प्रोसीजर। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं और सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ इतना कहता है कि एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट कौन कौन से लोग सिटीजन होंगे, ठीक है। उसके बाद की कहता है कि पार्लियामेंट के पास हम पावर दे रहे हैं, भाई जो मन है वो लॉ बनाओ, ठीक है। तो उसमें क्या था, ओनली 2 आर करेक्ट। फर्स्ट वाला कि सिटीजन इज वर्ड डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इनकरेक्ट था, ठीक है। फिर 64, मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर बताना कि ज़्यादा और एक्सप्लेन करना है तो वो भी हो जाएगा। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इफ एन इंडियन सिटीजन मेक्स अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज हर इंडियन सिटीजनशिप। ओके, एक मिनट पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरा देखते हैं ना, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलना चाहता। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन करें, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द वेज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955 फॉर लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो आप पहली बात याद रखें कि लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप और डिप्राइवेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप इज मेंशन इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो 64 देखते हैं आराम से। करें, इफ एन इंडियन सिटीजनशिप मेक्स अ डिक्लेरेशन दैट ही इज रिनाउंसिंग सिटीजनशिप। तो यस, ऐसा वे है कि आप अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज करेक्ट। सेकंड कह रहे हैं, इफ एन इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरली अपने मन से किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, यस दिस इज आल्सो वे ऑफ रिनाउंसिंग और लूजिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फिर थर्ड कह रहे हैं, इफ द सिटीजनशिप हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो करेक्ट। इफ यू हैव शोन द डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, योर सिटीजनशिप विल गॉन। फिर कह रहे हैं, इफ द सिटीजनशिप हैज ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वार। तो कम्युनिकेशन और ट्रेडेड या ट्रेड करना ऐसा तो कुछ मतलब है नहीं कि हाँ इसमें चला जाएगा आपके सिटीजनशिप, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। तो ओनली 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट की बात करें तो 3 वेज देता है, 3 वेज प्रोसीजर देता है जिससे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। पहला है रिनाउंसिएशन, यानी फर्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द रिनाउंसिएशन। दूसरा क्या कहता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब हो जाएगी, जब आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो खुद इंडिया में खत्म। फिर थर्ड क्या है कि डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन किस केस में होगी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे होता। तो रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन, तीनों मेंशन है वर्ड कहाँ पर, सिटीजनशिप एक्ट में। तो ओनली 3 उसमें सही था। हम देखते हैं 65। हेल्थ भाई खराब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी मीन्स
कि एवरीवन हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, मोस्ट पूछ रहा है, मोस्ट या बेस्ट डिफिनीशन, तो बेस्ट डिफिनीशन होगी कि इनेबलिंग एवरीवन टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव व्हाट एवर वन इज कैपेबल, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी। तो ये सही है, आपको ये रट लेना है इसे, ठीक है। बट मैं और स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ कि क्यों गलत है, कोई रीजन भी। गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट, अगर आप सभी को सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, तो जो मार्जिनलाइज होगा, जो पुअर होगा, उसके पास, उसके लिए तो अनइक्वल हो गया ना। आप रिच एंड पुअर को एक ही तराजू में रख के नहीं मेजर कर सकते ना, एक ही पैरामीटर पे, तो इनकरेक्ट। फिर टू डू अवे विद द ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन इन द सोसाइटी, दिस इज नॉट, ये एंड इट इज नॉट पॉसिबल इन द रियल टर्म ना, कि जितने भी डिस्टिंक्शन है, जितने भी डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, पूरा खत्म कर दो। फिर करें प्रोवाइडिंग इन एटमॉस्फेयर वेयर एवरीवन हैज द सेम राइट एंड ड्यूटीज, भाई एवरीवन हैज सेम राइट, कैसे हो सकता है वो पॉसिबल, और सेम ड्यूटीज सबकी हो, मतलब कोई प्रेसिडेंट बने या कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करे तो सब पब्लिक ऑफिस सबको होल्ड करना पड़ेगा, ये थोड़ी ना। तो ठीक, मतलब अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप कोई भी काम कीजिए, तो इतना अपॉर्चुनिटी आपको हम देंगे, यही है राइट टू इक्वलिटी। 66 कह रहा है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बेलो आर ट्रू फॉर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जब हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 23 का कैसा है, इट से दैट कि देयर इज अ प्रोविजन अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर, तो फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड एंड द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज आल्सो प्रोहिबिटेड। तो आर्टिकल 23 किसकी बात करता है, फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या लीगल ट्रैफिकिंग। 24 क्या कहता है, अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, ठीक है 24। तो दीज टू आर्टिकल बिलोंग टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब देखते हैं, कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग रीजन फॉर द डिटेंशन, दिस इज नॉट अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या राइट टू फ्रीडम। तो ये 19 टू 22 तक जो आता है उसमें ये आते हैं, उसके पार्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता तो है ना कि 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट है। पहला है राइट टू इक्वलिटी 14 टू 18, फिर राइट टू फ्रीडम क्या है 19 टू 22, फिर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, फिर राइट टू माइनॉरिटीज आप कह सकते हैं तो 29 एंड 30। तो ये 6 हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन किससे बिलोंग करता है, पूछा भी गया यूपीएससी में। करें कि राइट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू इक्वलिटी, ओके, तो इट इज नॉट एक्सप्लॉयटेशन, राइट। फिर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टू एक्सेस पब्लिक ऑफिस 15, फिर राइट टू इक्वलिटी का पार्ट। फिर करें कि डी प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, इट इज अ पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर 67 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टांस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। देखते हैं, कह रहा है कि एन इंडियन फॉर्म वन स्टेट में ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड मे सेटल इन पार्ट अंटिल नॉट लिमिटेड। तो यहाँ पर कह रहा है कि एनी पार्ट ऑफ इंडिया में ट्रेवल कर सकता है कोई भी सिटीजन, कहीं भी सेटल हो सकता है, जस्ट इफ देयर इज नो लिमिटेशन, बिकॉज देयर इज लिमिटेशन इन द आर्टिकल 19, इट इज नथिंग बट आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ओके, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, जो कहता है कि कहीं भी मूव, राइट टू मूव फ्री आउट इन एनी इन द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। बट इट इज अ limitation or restriction of morality, health, on the ground of the national integrity, on the ground of the unity and integrity of India, on the ground of the sovereignty of the India और interest of the foreign, तो ये हो सकता है ना। तो कह रहे हैं कि नॉट लिमिटेड देन अंटिल नॉट लिमिटेड, जब तक लिमिटेड नहीं तब तक कर सकते हैं ना, तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहे हैं कि एनी इंडियन सिटीजन में चूज टू ऑन लैंड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू स्टार्ट बिजनेस अंटिल नॉट लिमिटेड, अंटिल नॉट लिमिटेड, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एंड इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ओके। 1 मिनट, इट वुड बी करेक्ट, वाई, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लैंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है बिजनेस की, ओके। तो टू स्टार्ट द बिजनेस यू नीड नॉट टू बी, इट इज अ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 19, ओके। सो 1 and 2 आर करेक्ट। फिर कहें सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस मे चूज नॉट टू प्रोवाइड हिज और हर बायोमेट्रिक डिटेल्स अंटिल नॉट लिमिटेड। तो ये सब जगह नॉट लिमिटेड मीन्स बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही लिबरल टर्म की बात कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव टर्मोलॉजीज है। तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट। ये कहाँ पर हम देखते हैं 22 आर्टिकल 20 में देखते हैं सब क्लॉज 3 में कि हाँ आप किसी भी डिटेंशन को या कोई भी अक्यूज्ड है आप उसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं ले सकते कि किसी भी अक्यूज्ड की, ओके। तो ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस। नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, वैसे ये बहुत ही सिंपल था तो आप समझ जाएंगे। अब रिट की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 अब बात करता है रिट की कि हाँ सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट
enforcement in the enforcement of the fundamental right, and High Court under the Article 226 also can issue these writs for the enforcement of the fundamental right plus the any legal right. तो अगर हम रिट पावर की बात करें तो हाई कोर्ट की रिट पावर ज़्यादा वाइड है देन द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट एंड नॉट मैटर रिलेटेड टू द लीगल राइट, बट हाई कोर्ट इन द बोथ. ओके, तो हम रिट की अब बात करते हैं. तो मैं आपको आज याद कराने का ट्राई करूंगा. मैंडमस पहले देखो रिट और भी क्या, दो रिट, टोटल 5 रिट्स हैं. पहला रिट क्या है? हेवियस कॉर्पस. हेवियस कॉर्पस क्या कहता है? टू हैव द बॉडी. मतलब अगर किसी को डिटेन कर लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप उस पर्सन को कोर्ट में लेकर आइए. फिर हम बात करेंगे कि क्या रीजन है डिटेंशन का, सही है या नहीं. फिर एक और है क्वा वारंटो. क्वा वारंटो मतलब ऑन व्हाट बेसिस यू आर होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस, एज यू आर क्वालिफाइड टू होल्ड दैट पब्लिक ऑफिस और नॉट. तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट कि हाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखाइए कि आप ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के क्वालिफाइड हैं. ठीक है, तो वो क्वारंटो मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑन व्हाट वारंट यू आर होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस. ठीक है, तो दो ये याद हो गया. फिर मैंडेमस. मैंडेमस आप यहाँ पर मैन वर्ड देख रहे हैं. मैन मीन्स आप मन से दिखा लीजिए कि हाँ मेरा मन करूंगा या नहीं करूंगा. तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि यू आर द पब्लिक ऑफिस पर्सन और यू आर द पब्लिक अथॉरिटी एंड यू हैव टू वर्क एज पर योर लीगल प्रोविजन, एज पर योर लीगल पावर. तो ये when lower court has considered case नहीं mandamus means 1 minute. अब मैंने ये जो आपको बताया कि when a particular office is holder is not doing a legal duty, yes this is if you are not doing legal duty mandamus can issue. तो आप मन से याद कीजिए कि हाँ मेरा मन नहीं कर रहा है लीगल ड्यूटी करने का, तो कोई रिट इशू करा देगा तो मुझे करना पड़ेगा. फिर सर्टियोरी क्या कहता है? सर्टियोरी मीन्स कहता है कि आर यू सर्टिफाइड टू इशू दैट ऑर्डर. तो हाई कोर्ट या आप कह सकते हैं कि हायर कोर्ट कैन आस्क टू द लोअर कोर्ट that कि are you certified to issue that order, do you have a jurisdiction in that cases. तो ऐसे में सर्टियोरी में क्या कहता है कोर्ट लोअर कोर्ट से कि आप एक काम कीजिए, वो जो ऑर्डर है मुझे ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि आपके पास पावर नहीं है. तो when a court has to order a lower court to transfer a matter pending before it. प्रोहिबिशन मीन्स क्या है? प्रोहिबिट कर देता है. हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है कि अपने जुरिडिक्शन के बियॉन्ड मत जाओ. ठीक है, तो यहां पर ओनली 1 मिनट, ओनली 1 आवर करेक्ट. मैं थोड़ा थक चुका हूं भाई, हेल्थ के रीजन से करता. ओके, तो 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा जूम कर लेता हूं अब. तो 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो माइनॉरिटीज की जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो आर्टिकल 29 एंड 30 व्हिच गारंटी द माइनॉरिटी टू राइट टू मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रिजर्व देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर. Okay, तो preserve their own distinct culture article 29 and manage their own educational institution is under the article 30. Okay, so in the Indian constitution doesn't define the word minority. पहले ये समझ लीजिए. And moreover the Indian constitution provide only 2 types of minority. First is the religious and linguistic minorities. Only 2 types of. There is no ethnic minority. Ethnic minority की बात नहीं करता. Okay. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कह रहे हैं द प्रॉपर्टी कैन बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली थ्रू इनेक्टमेंट ऑफ लॉज. दैट इज ट्रू. मतलब द गवर्नमेंट विल नॉट एक्वायर दैट प्रॉपर्टीज, नॉट एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ द माइनॉरिटीज एक्सेप्ट देयर इज अ लॉ. फिर कहते हैं द ओनली लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट इज टू कंपनसेट एडिक्वेटली. इफ देयर इज अ लॉ देन देयर इज अ प्रोविजन दैट गवर्नमेंट हैव टू कंपनसेट द माइनॉरिटीज विद द एडिक्वेटली. ठीक है, तो दिस इज द लिमिटेशन ओवर द गवर्नमेंट और दिस लिमिटेशन इज पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट थ्रू द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. इट इज द सेम अमेंडमेंट एक्ट व्हेन द राइट टू प्रॉपर्टी वाज abridged as a fundamental right or delete as a fundamental right and made it as a constitutional right under the article 300 ये. ठीक है, तो और इसी टाइम पार्लियामेंट ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट ने लॉ में कहा कि यस व्हेन वी एक्वायर द माइनॉरिटीज प्रॉपर्टी वी विल गिव देम अ adequate compensation and it is necessary, but when we acquire the territory or properties of general public not the minority then there can be less compensation or no compensation even in the some circumstances. Okay, तो वहां पर C is correct. फिर 70 क्या कह रहा है? 70 is saying that which of the following is a part of right against exploitation. फिर right 23 and 24 is right against exploitation. 23 is talk about the right against forced labor and right against illegal trafficking of human beings. 24 talk about the right against child marriage. Okay, so कह रहा है फर्स्ट कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक
प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहा है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हेजार्डस जॉब, दैट इज आल्सो करेक्ट। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 इज ए पार्ट ऑफ राइट टू इक्वलिटी, फ्रॉम द 14 to 18 is a part of right to equality. Equality of opportunity in public employment is article 16, it is also part of right to equality. So only 2, 1, 2 and 3 are part of right against exploitation. Okay. फिर 71 क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड डिफरेंट राइट टू इंश्योर फेयर ट्रायल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सच अ राइट। तो फेयर ट्रायल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि एवरी पर्सन और एवरी अक्यूज शुड हैव प्रोविजन और शुड हैव चांस टू पुट देयर ओन पॉइंट व्यू। ओके, तो कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। यस, दिस इज द आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 टॉक अबाउट द दैट कि नो पर्सन, ओके, तो इट इज अ राइट अगेंस्ट अक्यूज और राइट टू अक्यूज, दैट कि नो पर्सन वुड बी पनिश्ड, जिसको हम कहते हैं कि डबल पनिशमेंट नहीं होगी किसी सेम ऑफेंस में किसी पर्सन को। ओके, सो दिस इज ट्रू। ओके, तो एक मिनट, हाँ, तो फर्स्ट इज ट्रू। फिर सेकंड करेंगे नो लॉ सेल बी डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल रेट्रोस्पेक्टिव। देखिए, नो लॉ नहीं, क्रिमिनल लॉ ओनली। क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इन द रेट्रोस्पेक्टिव मैनर, बट द सिविल लॉ कैन बी अप्लाइड इन द रेट्रोस्पेक्टिव मैनर। वोडाफोन केस टैक्स का क्या था, यही तो था कि उसको रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में टैक्स अप्लाई किया था। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं डिफेक्टो। डिफेक्टो मीन्स आप मतलब ऐसा कर रहे हैं कि अभी जितने टैक्स प्रोविजन है उन टैक्स को छोड़कर आप ऐसा करें कि हम 1950 से एक और टैक्स लगाएंगे, लेकिन लॉ अब बनाएंगे, और फिर जितना टैक्स तब से अब तक हुआ होगा उतना टैक्स आपकी कंपनीज को देना पड़ेगा। तो ये हो गया कि हाँ, आप मतलब पास्ट में जाकर टैक्स को लगा रहे हैं, पास्ट से फ्यूचर तक, तो ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव। ओके, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ओके, तो ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव लीगल में भी है, क्रिमिनल केस में भी है कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर हैव नो अथॉरिटी टू make the criminal laws or give the effect of criminal laws in the retrospective manner. The person who is only will be punished the law under which the law are enforced. Okay, तो कोई भी पर्सन अगर कोई क्राइम करता है तो जो लॉ इन्फोर्स होंगे दैट टाइम पर उसी के अंडर उसको पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट की कोई भी लॉ नहीं है तो आप अब किसी ने अगर कोई क्राइम किया तो आप उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते ऐसा बोल के कि मैं ये लॉ अभी इसको पास करके और इसको कल से लागू कर रहा हूँ, पास्ट डेट से लागू कर रहा हूँ। तो इट इज नॉट पॉसिबल इन द क्रिमिनल केस, बट इट इज पॉसिबल इन द सिविल केसेस। तो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, फिर नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो इट इज सेम द पॉइंट ऑफ दैट आर्टिकल 20 व्हिच टॉक अबाउट द नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मींस पुलिस कैन नॉट टॉर्चर यू टू गिव एविडेंस अगेंस्ट ऑन सेल्फ। ओके, दिस इज आल्सो पार्ट। तो 1 and 3 आर करेक्ट। ओके, तो किसी एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आर्टिकल 20 क्या कहता है पहले देख लें, किसी एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी। फिर कह देते हैं कि आप कोई भी लॉ पास्ट डेट से लागू नहीं करा सकते, जो क्राइम के अगर किया होगा तो उसके ऊपर वही लॉ लगेंगे जो लॉ अभी करंटली में कंट्री में इन्फोर्स हैं। ठीक है, और थर्ड क्या कह रहा है कि आप किसी पर्सन को, किसी अक्यूज्ड को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट ही बयान दे। ओके, तो दीज आर द 3 स्टेटमेंट। तो 1, 3 आर करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिवली सिविल लॉज लग सकते हैं बट नॉट क्रिमिनल लॉज। नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा। ठीक है, 72 is saying which of the following statement is correct with regard to reservation. Reservation is in the article 16 saying that states should not discriminate any citizen on the ground of religion, sex, caste, sex, place of birth and resident in the public opportunity of employment. Okay, तो फर्स्ट कह रहा है कि रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, रिजर्वेशन इज अ जस्ट एन अफर्मेटिव एक्शन ऑफ स्टेट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो रिजर्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। कह रहे रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस कैन बी मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। नो, स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो पावर to keep the criteria of residence as a reservation. Only parliament have power. Parliament only have a power that कि state में residence एक criteria दे दिया जाए employment के लिए। ठीक है, तो state के पास कोई पावर ऐसी नहीं है। तो 72 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सॉरी सर, दोनों इनकरेक्ट है तो 72 का नाइदर 1 nor 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 73 देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वैलिडेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट।
ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट, और कुछ नहीं बताना, ऑब्जेक्टिव बताना। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इज दैट कि द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द सिटीजन शुड बी इम्प्रूव्ड। यही ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट, कि कैसे भी करके फंडामेंटल राइट का यही ऑब्जेक्टिव कि जो लोग हैं इंडिया के, उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, उनको एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। दे हैव राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू मूव। तो दीज आर द राइट विच आर इंडिविजुअलिस्टिक, ओके, इंडिविजुअलिस्टिक राइट। सो these are the objective of fundamental right। तो फर्स्ट इस कह रहे हैं कि these rights are the consequences of the declaration contained in the preamble। कह रहे हैं कि these rights, अगर सिंपल वर्ड में इसे समझो तो it is saying that कि these rights comes from the preamble और these rights influenced from the preamble। this is correct but this is not objective। this you can say that कि this is the features of the fundamental right but this cannot be objective of the fundamental right। ठीक है, फिर कह रहे हैं these rights are guaranteed of the way of life। this is correct। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके वे ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। ठीक है, फिर कह रहे कि एन एक्ट ऑफ स्टेट वेदर अ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इफ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट विल बी कंसिडर्ड नल एंड वाइड। आर्टिकल 13। दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेम रीजन। ओके, सो दिस इज नॉट दिस इज द यू कैन से द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेट एक्शन, consequence of state action in the fundamental rights, okay, but these are not the objective of the fundamental right। have you got my point? तो ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर आपको इतना डिस्टिंक्शन करना था कि ऑब्जेक्टिव और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में तो ओनली टू आर करेक्ट। 74 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट कौन से फंडामेंटल राइट हैं? कह रहे हैं कि देखिए मैं अगर बात करूं कि ऑल दी, याद रखना कि ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स are against the state, okay, but few are there which are against the private entity and these fundamental right are around five fundamental rights which are against the private entity too। तो कौन कौन से हैं वो? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, आर्टिकल 15। अगर आप किसी को पब्लिक प्लेस में जाने से मना करते हैं तो वो प्रोविजन है आपके, वो चाहे गवर्नमेंट मना करे या आप एज ए इंडिविजुअल मना करें, तो दोनों के ऊपर लागू होता है और दोनों का अगेंस्ट है वो राइट। ठीक है, तो आप किसी सिटीजन के राइट को नहीं कटेल कर सकते, तो दिस इज करेक्ट। फिर करें अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज आल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी मतलब हम और आप जैसे लोग। ठीक है, तो वी कैन नॉट प्रैक्टिस द अनटचेबिलिटी बिकॉज 17 इज सेइंग दैट कि अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। तो दिस इज अवेलेबल बोथ अगेंस्ट सिटीजन एंड प्राइवेट एंटिटी। ओके, जैसे गवर्नमेंट नहीं अनटचेबिलिटी फॉलो कर सकता वैसे प्राइवेट एंटिटी भी अनटचेबिलिटी नहीं प्रोपोगेट कर सकते। फिर थर्ड कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। हाउ? because you cannot deny someone to right to education and state should also not do that। okay, तो थर्ड इज फिर कह रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, दोनों ऐड कर लेना। तो ये भी प्राइवेट एंटिटी, आप किसी को मतलब स्टेट भी फोर्स लेबर नहीं कर सकता और एक हम और आप जैसे लोग भी किसी को फोर्स लेबर में नहीं इंगेज कर सकते, ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। फिर कह रहे हैं राइट टू लाइफ, दैट इज आल्सो करेक्ट। आप किसी के मतलब चाहे वो प्राइवेट हो या स्टेट हो, दोनों किसी के लाइफ को नहीं ले सकते, किसी को मार नहीं सकते। तो दिस राइट इज आल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट एंटिटी एंड आर्टिकल 23 टॉक अबाउट द चाइल्ड लेबर, तो वो भी प्राइवेट एंटिटी और गवर्नमेंट दोनों के अगेंस्ट है। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट थे जो गवर्नमेंट और स्टेट दोनों के अगेंस्ट बात करते हैं। बाकी इन 5 के अलावा ऑल द फंडामेंटल राइट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। 75 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है ओनली, फिर से आप फोकस कीजिए, ओनली प्राइवेट अगेंस्ट इंडिविजुअल। देखिए मैंने क्या कहा था कि all are the fundamental rights are against the state, so there that means no fundamental right is only against private। okay, तो ये पूरा नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सभी फंडामेंटल राइट जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट हैं और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो स्टेट और प्राइवेट एंटिटी दोनों के अगेंस्ट है, बट देयर इज नो फंडामेंटल राइट दैट इज ओनली अगेंस्ट द प्राइवेट एंटिटी। 76 देखते हैं, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 की बात कर रहा है यहाँ पर, सब क्लॉज 1 क्लॉज ये, सॉरी क्लॉज ये सब क्लॉज कितना कंफ्यूज। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये। ठीक है, कह रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू नो इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, आप कब किसी पॉइंट पर बोल पाएंगे? जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। अगर गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो क्या आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसके मैटर पे? नहीं कर सकते। फिर राइट टू मेंटेन साइलेंस, यस, राइट टू स्पीच इज आल्सो टू राइट टू मेंटेन साइलेंस। अगर तुम्हें जबरदस्ती कहा जाए कि नहीं यू हैव राइट टू ओनली स्पीक, यू कैन नॉट बी साइलेंट, तो फिर कौन सी राइट है ऐसी? ठीक है, तो फिर कह रहे राइट टू चूज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज आल्सो करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। यू कैन चूज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके,
इन द इंफॉर्मेशन और एनीथिंग। फिर कहते हैं नो प्री सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, याद रखना। फिर 77 क्या करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल। देखिए फ्री एंड फेयर ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, इट इज अ इंटरप्रिटेटेड फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो 20 के तो नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड इट सेइंग इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क दैट द एविडेंस विल बी लॉस्ट विद द टाइम, आप कह सकते हैं बाय द पैसेज ऑफ द टाइम, थस इम्पेयरिंग द एबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ, दैट इज करेक्ट। सो 2 इज ओनली करेक्ट, ठीक है। फिर 78 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मीन्स क्या होता है कि यू हैव नो कनेक्शन विथ और नो नेसेसरी कनेक्शन विथ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, ओके, दैट इज और नो एनी गॉड, तो दैट इज अ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, दैट इज करेक्ट। फिर कहते हैं इट इम्प्लाई सॉरी, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज सेइंग इट इम्प्लाइज दैट नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर रिलीजन एंड टू बिलोंग टू एनी रिलीजन एट ऑल। आर्टिकल 25 ये इंक्लूड करता है। जब आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट आल्सो इंक्लूड द फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। यू हैव अ राइट टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, नॉट टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन, नॉट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ओके, यू हैव अ राइट टू बी अ थीस्ट। तो इट इज नॉट अ नेसेसरी दैट यू कैन ओनली फॉलो योर कंसाइंस, नॉट द रिलीजन। अपने माइंड को, अपने कंसाइंस जो आपकी कह रही है उसको फॉलो कर सकते हो, जिसको गट फीलिंग कहते हैं ना, तो रिलीजन, तो इट इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ योर्स, ओके। चूज द करेक्ट आंसर, तो दोनों सही है यहाँ पर, तो ये याद रखेंगे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है। फिर 79 कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन किस में आता है, आर्टिकल 22 में आता है, ठीक है। जो बात आर्टिकल 22 क्या बात करता है, राइट अगेंस्ट डिटेंशन एंड आर्बिट्रेरी अरेस्ट इन सम केसेस। तो यू हैव अ राइट अगेंस्ट डिटेंशन और आर्बिट्रेरी अरेस्ट बाय द पुलिस इन सम केसेस, okay, and right to against arbitrary arrest and detention is only these are the right not available to the you can say the enemy alien. Enemy alien means the alien with whom we have a war, okay, तो उनको हम नहीं देंगे, उनको तो हम कैसे भी डिटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेइंग दैट कि इट इज द राइट टू डिटेन, इट इज द राइट ऑफ द डिटेन, मतलब जिसको डिटेन किया गया है, टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, दैट्स ट्रू। अगर आप किसी को डिटेंशन कर रही है पुलिस, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि जिसको डिटेंशन किया गया है, जिसको पकड़ के अरेस्ट किया गया, उसको रीजन बताए कि क्यों अरेस्ट किया। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट लॉ रिलेटेड टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज इन्फोर्स्ड इन 1950, तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखेंगे। फिर वन कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 3 मंथ्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड एडवाइजरी कमेटी में कौन होंगे, जजेस भी होंगे, ठीक है, हाई कोर्ट के। तो ये याद रखें कि आप पुलिस किसी को भी 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकती किसी पर्सन को किसी भी केस में, जब तक एक एडवाइजरी कमेटी उसको अलाउ ना करे। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मेरी थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची, यू विल नॉट बिलीव, बट सीरियसली मेरी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है, बोलता कुछ और हूँ, निकलता कुछ और है। करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन द आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 26 क्या बात करता है कि एवरी रिलीजियस ग्रुप हैव अ राइट टू मैनेज देयर ऑन रिलीजियस अफेयर्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 क्या कहता है, सेम थिंग कि एवरी माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देखते हैं डिफरेंस बताना है, करें आर्टिकल 26 प्रोवाइड द राइट टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशन व्हाइल द आर्टिकल 30 प्रोवाइड द राइट टू एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन, दैट इज करेक्ट। करें आर्टिकल 26 इज सब्जेक्टेड टू द पब्लिक ऑर्डर, दैट्स ट्रू। देखो ऑल द फंडामेंटल राइट लाइक इन द 25 to 28 freedom of religion are subject to the some limitation like public order, morality, health or any other action of the government, okay, हो सकता है कि बट जो आर्टिकल 30 में जो राइट दिए गए हैं माइनॉरिटीज के, वो उन पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, तो 2 इज करेक्ट। फिर थर्ड कहने कि आर्टिकल 26 जो है वो राइट देता है टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन टू द मेजोरिटीज, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 26 इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल एंड स्पेशली टू द मेजोरिटीज एज वेल एज माइनॉरिटीज, दैट्स ट्रू, फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल, मतलब मेजोरिटीज एंड माइनॉरिटीज बोथ। बट 30 जो है वो माइनॉरिटीज को ही देता है ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करने का। तो आर्टिकल 30 इज ओनली अबाउट द माइनॉरिटीज एंड आर्टिकल 26 इज बोथ अबाउट द माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटीज, ओके। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सॉरी फॉर इफ अगर मेरे बोलने में या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो, सीरियसली मतलब मेरी थोड़ी हेल्थ सही नहीं है, बट आई विल कंप्लीट दैट, हैव अ ट्रस्ट ऑन मी। मैं अकेला हूँ, मतलब कुछ नहीं, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा।
बाकी जय हिंद जय भारत। प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। और हाँ, आप बताइएगा कि इसको और भी ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करते चलना है कि इतना एक्सप्लेनेशन ठीक है। और प्लीज़ अभी जो लास्ट के 5 to 10 क्वेश्चन थे उसमें जज मत करना, क्योंकि उसमें मैं खुद बहुत सारे पॉइंट छोड़कर आगे बढ़ने का ट्राई किया था, क्योंकि मुझे आज ये था कि मुझे 80 तक कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, तो उससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा और लगानी थी कि कम लगाना थी, ये बता देना। ओके, जय हिंद जय भारत।